हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट, स्कैनिंग इफेक्ट की और उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है? ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। दिस इज न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन लाइज इन दिस एरिया। Now this is second atom and the outer cell, ये आपका आउटर सेल है और ये आपके इनर सेल है। दिस इज आउटर सेल एंड दीज आर इनर सेल्स। इनर सेल्स। नाउ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर सेल was attracted by the nucleus. Not only outer cell electrons but also all the electrons are attracted by the nucleus. न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को अट्रैक्ट किए रहता है, बट यहां पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनों पर होता है, बाहर की सेलों पर होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और बाहर की ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन क्रिएट होता है, जिसके कारण ये अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं और उधर न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को अट्रैक्ट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वन इज न्यूक्लियस अट्रैक्ट these electrons towards itself and the inner cells electrons repel these electrons. Resultantly, the attractive force of the nucleus on the valence shell electron becomes low, or you can say the attractive force exerted by the nucleus on the outer shell electrons will minimize due to the presence of these inner electrons. जो न्यूक्लियस का फोर्स अपनी ओर को आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, वो इन बीच के इलेक्ट्रॉनों को के द्वारा वो रेड्यूस कर दिया जाता है, मिनिमम कर दिया जाता है। दिस फोर्स, यही फोर्स बीच के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो कम किया जा रहा है, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी को आप शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं इसी रीजन से, क्योंकि ये बीच में इंटरप्ट करते हैं न्यूक्लियस का अट्रैक्शन को आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर। तो इसको आप इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इंटरवेनिंग electrons is called as shielding effect और screening effect। इस तरीके से ये जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस का होता है, वो डिक्रीज हो जाता है इस शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। और ये सब किसके कारण हो रहा है? इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो आपके अंदर की ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट मेनली टू फैक्टर्स पर निर्भर करता है। वन इज द नंबर ऑफ इनर सेल्स इन द एटम। किसी भी एटम में इनर सेल्स की संख्या क्या है? ग्रेटर द number of cells, number of inner cells, greater
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स so greater will shielding। देखिए जितने ज्यादा सेल्स अंदर होंगे, जितने ज्यादा इनर सेल्स होंगे, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फील्ड होने के बाद ही नया सेल जनरेट होता है। अब जितने ज्यादा सेल्स होंगे मतलब उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल्स, एंड जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा वो शील्डिंग करेंगे। सो ग्रेटर विल बी द शील्डिंग और स्कैनिंग। तो इस तरीके से अगर हम बात करें आपके ग्रुप में, तो एक सोडियम होता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो यहां पर देखिए 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ये होता है इसका इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन। और अगर पोटेशियम की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। इसी तरीके से अगर आरबी की बात करें तो हम यहां पर देखते हैं कि ये 5s1 हो जाएगा, और सीजियम की बात करें तो 6x1 हो जाएगा, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 3 सेल्स है टोटल, यहाँ 4 सेल्स है, इसमें 5 सेल्स है टोटल, इसमें टोटल 6 सेल्स हैं। तो उसी के करस्पॉन्डिंग <1 इनर सेल्स हो जाएंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ सेल्स आपके ग्रुप में इंक्रीज हो रहे हैं। जिस तरह से यहां पर सेल्स ग्रुप में इंक्रीज हो रहे हैं, तो ग्रुप में सेल्स इंक्रीज होने के साथ इनका साइज इंक्रीज हो रहा है। क्यों? नंबर ऑफ इंटरवेलिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों पर डिक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन डिक्रीज होता चला जा रहा है, और उसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि बैलेंस सेल उतना ही दूर जा रहा है। सो द साइज ऑफ दीज विल बी दिस। और हम इसे ऑर्डर में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं: सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये इधर की ओर पर हमारा शील्डिंग इंक्रीज हो रही है, इसीलिए इधर भी साइज इंक्रीजेस और नंबर ऑफ इनर सेल्स इंक्रीजेस। ये सारे फैक्टर हो रहे हैं। इस तरीके से यहां पर ये हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर, अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में आप देखिए कि एक ही पीरियड में होते हैं, कोई सेल्स इंक्रीज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स उतने ही रहते हैं। इसके कारण से उसका साइज डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस पर भी यूनिट चार्ज बढ़ता जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियस पहले आउटर सेल पर ज्यादा अट्रैक्शन इम्पोज करता है और वो साइज डिक्रीज कर देता है। Now the second is the types of orbitals occupied. Types of orbitals occupied. आप जानते हैं ये आपके पास न्यूक्लियस है, यहां पर सबसे पहले क्या होता है 1s2, उसके बाद आता है 2s2, ये 1s2 है, ये 2s2 है। इस प्रकार से आपकी जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है, अर्थात s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं। p ऑर्बिटल उससे दूर चली जाती है, वो फर्दर होती है, इसलिए p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को कम पेनिट्रेट करते हैं। सिमिलरली d ऑर्बिटल जब आती है तो d ऑर्बिटल sp-d, उसके बाद आती है थर्ड सेल में जाके आती है तो वो और ज्यादा दूर चली जाती है। जैसे पहले आप आते हैं 1s2, फिर उसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, 3d, उसके बाद
1s2 2s2 और इसी प्रकार से आपकी f ऑर्बिटल आती है। तो एक के बाद एक नेक्स्ट टाइम वहां पर d और f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होती हैं, अर्थात s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक होते हैं और वो न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे। p ऑर्बिटल दूर होती है, उसके इलेक्ट्रॉन इसलिए न्यूक्लियस को कम पेनिट्रेट करेंगे और इसी तरह से d ऑर्बिटल और दूर चली जाती है तो उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को और कम पेनिट्रेट करेंगे और जब f ऑर्बिटल की बारी आती है तो वो और ज्यादा दूर हो जाती है तो उसके इलेक्ट्रॉन और ज्यादा यहाँ पर दूर होने के कारण सबसे कम न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करेंगे। तो अगर हम देखें पेनिट्रेटिंग पावर यदि ऑर्बिटल की हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसी के लिए NS, NP, ND एंड NF होगी। NS ग्रेटर देन NP, ग्रेटर देन ND एंड ग्रेटर देन NF। तो जितनी ज्यादा ये पेनिट्रेटिंग पावर है उतनी ही ज्यादा करस्पॉन्डिंग इनकी बाकी सारी फैक्टर हो जाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज होने के साथ ही ये शील्डिंग भी इंक्रीज करेंगे, या आप शील्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो शील्डिंग डिक्रीज होगी। हम कह सकते हैं ये पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीजेस इस डायरेक्शन में। और हम शील्डिंग की बात करें तो शील्डिंग इंक्रीजेस इस डायरेक्शन में, यानी NS इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा शील्ड करेंगे, NP की शील्डिंग कैपेसिटी कम होगी, ND की उससे कम होगी और F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की शील्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होगी। इस तरीके से हम यहाँ पर दो फैक्टर के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी शील्डिंग और स्कैनिंग इफेक्ट किस प्रकार से डिपेंड करता है हमारी ऑर्बिटल्स पर और हमारे सेल्स पर और हमारे इलेक्ट्रॉनों पर। एंड जब ये यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है इन पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये शील्डिंग क्रिएट हो जाती है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनों का जो फोर्स न्यूक्लियस का एक्सर्ट होना था वो न्यूक्लियस का फोर्स एक्सर्ट नहीं रहता और जिसके कारण यहाँ पर एक्चुअल से वो कम हो जाता है, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जो न्यूक्लियस का चार्ज होना चाहिए था एक्चुअल में वो ना होके कम हो जाता है ड्यू टू शील्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जिसको कि हम डेनोट करते हैं Z इफेक्टिव से। Now, Z effective is equal to Z minus sigma, where Z effective ये होगा Z total charge और C shielding और screening constant। यदि हम जो शील्डिंग हो रही है उस शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तब हम उसमें टोटल चार्ज में से डिडक्ट करने के बाद जो एक्चुअल यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एक्चुअली जो इतना इम्पोज हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए स्लेटर एक साइंटिस्ट थे, स्लेटर्स का एक फार्मूला है फॉर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू विच सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें ऑल द इलेक्ट्रॉन्स chosen for the calculation आउटसाइड, जो इलेक्ट्रॉन चूज किए जा रहे हैं उसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए वैल्यू होगी 0।
सेकेंड पॉइंट है ऑल द remaining electrons in the same cell। जिस सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस सेल के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए वैल्यू होगी 0.35। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑल द electrons in the immediate inside cell 0.85 unit। And now the fourth point is all the inner cells remaining electrons 1। ये 4 पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल। जब हमें यहाँ ये कैलकुलेट करना जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा की वैल्यू, तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल द इलेक्ट्रॉन्स चूजन फॉर द कैलकुलेशन आउटसाइड, मतलब जो आउटसाइड इलेक्ट्रॉन है, जिस बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है, जिस भी सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, उसके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटसाइड जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको 0 वैल्यू देंगे। सेकेंड पॉइंट है ऑल द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम सेल। जिस सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उस सेल की जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए वैल्यू होगी 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन, उससे जस्ट अंदर के जो सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, जो उससे जस्ट अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वैल्यू होगी 0.85। एंड नाउ जब बाकी बचे जितने भी सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके लिए वैल्यू होगी 1। इसके लिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे n+1 के लिए ये हमारा n सेल्स के लिए, और ये हमारा n-1 सेल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, और यहाँ पर बाद में हो जाएगी n-2। जितने भी इलेक्ट्रॉन n-1 के अतिरिक्त जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, वो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और यदि हम जेड इफेक्टिव की वैल्यू देखें तो जेड इफेक्टिव यहाँ पर इस प्रकार से शो बात कर सकते हैं, जेड माइनस सिग्मा की वैल्यू लिखेंगे हम 0.35 इंटू n प्लस 0.85 इंटू n-1 सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस 1 इंटू ऑल इनर इलेक्ट्रॉन्स। सो जेड इफेक्टिव वैल्यू यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द टोटल चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिफाइन भी कर सकते हैं इस प्रकार से, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बी डिफाइंड एज द टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, दैट इज गिवन बाय स्लेटर्स। अब हम इस स्लेटर्स के फार्मूले को कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे कि किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट है कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 4s इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम। पोटेशियम आप जानते ही हैं 19 होता है, 2 8 8 1। इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। चलिए ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं 1। इसको ऐसे ना लिख के यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप लिख रहे हैं कि 4s इलेक्ट्रॉन है, इसी के लिए आपको कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ पर टोटल जो चार्ज है वो 19 है, Z की वैल्यू 19 है। अब अगर हम Z इफेक्टिव निकालेंगे तो Z इफेक्टिव निकालने के लिए हम देखेंगे कि 19 माइनस, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, Z इफेक्टिव इजकल टू Z माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर Z की वैल्यू हो गई 19 माइनस सिग्मा की वैल्यू कैसे करेंगे, 0.35 इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा है, तो इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आएगी। तो 0 पॉइंट इनर सेल के लिए हम निकालते हैं 0.85 मल्टीप्लाइड बाई टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्लस अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 8 10, और 10 इंटू 1 ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। और अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो हमें सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास प्राप्त होगी वैल्यू 2.20। ये हमारा Z इफेक्टिव होगा पोटेशियम आयन के लिए। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज for p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। क्लोरीन के p इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकालना है। क्लोरीन का आप जानते हैं 17 होता है, 2 8 7 ये होता है, विच नाउ Z इफेक्टिव इजकल टू हो जाएगा 17 माइनस, अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। जब यहाँ पर हम 7 है हमारे पास में, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, तो 7 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इंटू 0.35 ये वैल्यू हो जाएगी। प्लस अब यहाँ पर वैल्यू होंगे मेरे पास इनर सेल की इलेक्ट्रॉन है 8 इंटू 0.85 प्लस अब हमारे पास इनर सेल में केवल एक सेल बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू 1 ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 17 माइनस 10.2 वैल्यू आ जाएगी, अर्थात 6.8 वैल्यू यहाँ पर आ जाती है कैलकुलेशन के बाद क्लोरीन के Z इफेक्टिव की वैल्यू। Z इफेक्टिव ऑफ क्लोरीन 6.8। In this way you can calculate the effective nuclear charge of any group, of any atom. Now the third one is the calculation for the d electron. Calculate the effective nuclear charge for d electron in the vanadium। वेनेडियम के डी इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कैलकुलेट करना। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, अकॉर्डिंग टू विच द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2811 जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस प्रकार होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 एंड 4s2। यहां पर देखिए पहले हमारे पास में इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में फिर यहाँ जाता है 4s ऑर्बिटल में, उसके बाद जब s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब उसके बाद d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने चालू होते हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल होती है और d ऑर्बिटल हायर एनर्जी की ऑर्बिटल होती है। तो अब यहाँ पर 2 तरीके हैं, हम आउटसाइड इलेक्ट्रॉन को, आउटसाइड वाले वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉनों को हम 0 वैल्यू दे देते हैं, उनको हम कंसिडर स्क्रीनिंग में नहीं करते हैं। और यदि हम इनको आयनाइज फॉर्म में देखें V2 प्लस अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 8 11 रह जाती है। तो तब भी हम यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू
ये 2 इलेक्ट्रॉन ही पहले एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ से वेनेडियम आयन में, और हम अब यहाँ पर केवल हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल के वो बचते हैं, और उसके लिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका सेम उस तरीके से ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर होता है डी इलेक्ट्रॉनों में। Z इफेक्टिव इक्वल टू हो जाता है, Z यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 23, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का कम नहीं हुआ, वो एज सच रहेगा, वो 23 ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए 23 माइनस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर डी ऑर्बिटल में 2 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल रहे हैं, तो बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 0.35 इंटू 2, ये 2 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। इस तरह से इसको लिख सकते हैं 3s2 3p6 और 3d3। तो यहाँ पर ये 2 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस अब हमारे पास ये इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 8 टोटल 18 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर हम अब इनर इलेक्ट्रॉनों के लिए टोटल वैल्यू 1 रखते हैं। यहाँ पहले हमने इनर सेल के लिए अलग रखी थी, 0.85 वैल्यू की बात करते थे, लेकिन डी ऑर्बिटल के केस में अब सीधा इनर इलेक्ट्रॉनों के लिए 1 वैल्यू होती सबकी, और इस प्रकार से ये यहाँ पर आ जाता है। और इसको जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, पूरा सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 23 माइनस 18.10 इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से हम ये स्कैनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, और कांस्टेंट निकालने के बाद हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस प्रकार से इजीली निकाल लेते हैं। और हमें कहीं भी किसी भी एटम का निकालना हो तो थोड़ा सा डी ऑर्बिटल के केस में हमको ध्यान रखना होगा, उसमें जरा सा डिफरेंट होता है जनरल एटम के अकॉर्डिंग। जिस प्रकार से हम एस और पी ब्लॉक के लिए निकालते हैं उसमें थोड़ा सा अलग होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है डी ऑर्बिटल में। थैंक यू।